Hello children, I hope you all are good. I am good also. So today we are going to discuss the other topic of the history, that is contact with the distant lands. So in this chapter what we are going to discuss that how we came to the close relation or to the close contact with the other countries, the countries which are very far away from us. तो हम दूसरे देशों के कांटेक्ट में कैसे आए? हमने ये तो कह दिया ट्रेड रिलेशन डेवलप हो गया, बट क्या सोर्सेस थे, क्या हमने डेवलप किया जिससे हमें ईजिली जो है ट्रेड करने को मिला? क्या हमारे शिप अच्छे डेवलप थे? क्या सी रूट अच्छे डेवलप थे? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई थी या मॉडर्न ट्रेड रिलेशंस डेवलप हो रहे थे? So all in all that we are going to discuss in this chapters. So let's start the chapter with the long distance exchange. So we have seen that in the fair or weekly market that traders and craftsmen come for far off places to sell their wares. यही होता था, पहले एक मार्केट प्लेस बना दिया जाता था, वहाँ पर लोग आते थे और अभी भी होता है, वीकली मार्केट होती है तो सेलर जो है अपनी अपनी सामान लेकर आता है और वहाँ पर वो बेचता है. सो दिस प्रैक्टिस हैज़ कंटिन्यूड फ्रॉम द एंशियंट टाइम. आज भी होता है ना, आप लोगों के यहाँ वीकली मार्केट लगती है, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट, लाइक दिस. सो ये एंशियंट टाइम से ये जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो चली आ रही है. दिस फैक्ट वॉज प्रूव्ड बाय एक्सकेवेशन ऑल्सो फ्रॉम द डिफरेंट साइट्स. और ऐसा नहीं हम ऐसे ही बोल रहे हैं, बहुत साइट्स से ना हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो शो कर रही हैं कि उस समय भी मार्केट सिस्टम होता था. फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करो, सो इंडियन पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. पूरा आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है. ये नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस बाउल था जिसको यूज़ किया जाता था. तो हमें अनअर्थन करने पे या एक्सकेवेशन करने पे ये हमें बहुत सारे मिले. दिस शोज दैट द नॉर्थ इंडिया एंड देयर मर्चेंट कैरिड देयर वेयर्स to the other places also. Similarly, the traders from the other places who visited the North India to buy wares and sell their own. So this was how long distance exchange started to take place. तो हम ये कह सकते हैं, देखो वेजल्स हो गए, बर्तन हो गए, इन सब का भी एक्सचेंज स्टार्ट हुआ. तो जब इन सब का एक्सचेंज स्टार्ट हुआ तो हमारा डिस्टेंट लैंड यानी कि दूसरे देशों के साथ हमारा रिलेशन जो है वो मजबूत होने लगा. In archaeological excavation all over the world बेटा, it has been revealed that precious stone हो गए, आपके gems हो गए, spices हो गए, ये आपके दूसरे देशों में पहुँचे हैं. और कहाँ से? साउथ इंडिया से. Because South India was very famous for its spices. Spices तो बहुत फेमस है साउथ इंडिया के और उनकी डिमांड भी थी वर्ल्ड में, तो इसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ. ब्लैक पेपर, स्पेशली जो आपकी काली मिर्च है ना, उसे पता है क्या नाम दिया गया था? रोम के राजा को और रोमन एम्पायर के लोगों को ब्लैक पेपर इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे नाम दिया ब्लैक गोल्ड का. एंड दिस इज योर वन मार्कर क्वेश्चन, विच स्पाइस इज नोन एज द ब्लैक गोल्ड? सो दैट इज ब्लैक पेपर, काली मिर्च. द ट्रेडर्स ट्रैवल्ड बाय लैंड एंड एज वेल एज द सी ऑल्सो. For example, the spices were carried to the Europe by the long sea route. भाई यूरोप तक तो लैंड रूट डेवलप नहीं था, सो सी रूट से जाते थे स्पाइसेस. ओवरलैंड रूट्स वर ऑल्सो यूज इन विच मर्चेंट्स मूव इन द कारवा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी रूट्स ही डेवलप थे, लैंड रूट्स तो पहले से ही थे. और लैंड रूट्स में थोड़ा सा खतरा रहता था, नेचुरल बैरियर्स भी रहता था. देयर वर द डिफरेंट पीपल हु अटैक ऑल्सो लूटेड देयर माल एक्सेट्रा. So what happened? These merchants started to travel in the caravans. So what is caravan? पूछा ही नहीं आपने मेरे से. कारवां होता है क्या है? कारवां means when the many merchant or many traveled in a line or in a group. जब बहुत सारे मर्चेंट हो गए, ट्रेडर्स हो गए, वो क्या करते हैं? ग्रुप में ट्रैवल करते हैं. ग्रुप में ट्रैवल करने से क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. यानी हेल्थ इशू हो गया या कोई अटैक हो गया या कोई नेचुरल बैरियर आ गया, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए उस समय क्या होता था बेटा, बहुत टाइम लगता था टू ट्रैवल और टू विजिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बाय एयर तो था नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि एकदम से हम पहुंच जाएंगे. तो लैंड रूट से जाने में बहुत टाइम लगता था, इसलिए अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए वो ग्रुप में ही ट्रैवल करते थे. सो दैट इज नोन एज कारवां.
The discovery of the Roman gold coin for many sites in Deccan prove this fact. क्योंकि दक्कन में हमें बहुत सारे रोमन एम्पायर के कॉइन्स मिले हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है जी ट्रेड तो बहुत अच्छा था और ग्रुप में ही मर्चेंट ट्रैवल करते थे. वन थिंग शुड बी नोटेड, ट्रैवल इन दोज अर्ली टाइम्स वॉज नॉट एट ऑल ईजी. ये आपको हमेशा समझना चाहिए बेटा. जब हम डिस्कस करें ना पुराने ज़माने की, तो थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा क्या बहुत पीछे जाओ. आज आपके पास इंस्टा है, यूट्यूब है, मेल है, फैक्स है, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी. अभी आपको क्या है, बैठे बैठे आप तो वेब कैमरा ऑन कर लेते हो, हेलो हाय यू आर इन द ऑस्ट्रेलिया, आई एम हेयर. आप बैठे बैठे घर से बात कर लेते हो. लेकिन उस समय ये नहीं था. तो उस समय ट्रैवल करना ना एक तरीके से एडवेंचरस ट्रिप होता था, बहुत ही टफ टास्क होता था. देयर वर नो पक्का रोड्स, कोई प्रॉपर मैप नहीं होता था, पता नहीं चलता था कि हम जंगलों में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. ये जो प्रॉब्लम्स आती थी, इससे लॉन्ग टाइम, कहते हैं ना लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, बहुत समय वेस्ट होता था एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में. और सबसे बड़ी बात, कार्ट्स वर यूज्ड. कार्ट जो होती थी, चाहे वो बैलगाड़ी है या आप घोड़ा गाड़ी बना रहे हो, माउंटेन में ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता था. अब किसी किसी जगह पे कैमल्स यूज़ हो रहे हैं, मूल्स यूज़ हो रहे हैं, कहीं हॉर्सेस यूज़ हो रहे हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वर यूज अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल एरिया, अकॉर्डिंग टू द एडॉप्टेशन ऑफ द एनिमल्स. तो ये सारा ध्यान में रखकर फिर मर्चेंट जो है लैंड रूट से ट्रैवल करते थे. मोर देयर वॉज ऑलवेज द डेंजर ऑफ रॉबर्स, जो लूटपाट करते थे. So to seek the protection from them, the traders paid tribute to the kings or other powerful people along the route. पहले से ही उन्हें लगता था देखो रॉबर्स तो अटैक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो अटैक करते हैं, लूटपाट करेंगे, वही उनकी अर्निंग है. तो इसलिए उस रूट से जो भी राजा का राज्य स्टार्ट होता था या कोई पावरफुल मैन होता था, उसको वो ट्रिब्यूट दे देते थे, पहले ही टैक्स की तरह से कुछ कैश या काइंड दे देते थे कि भाई अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो आपकी आर्मी या आपके लोग हमें सेव करेंगे. सो द ट्रेडर्स who traveled by sea needed study the ship as it looked to a very long voyages from one place to another. और शिप तो भाई समुद्र है, और ओशियन में बेटा रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट नहीं होती है. प्रॉब्लम, शिप में आप सेल कर गए तो कैसे पता चलेगा राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, यू टर्न लेना है. वास्ट एरिया आपको पानी ही पानी नजर आएगा. और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं. हाँ, नेविगेशन के लिए उनके पास सेलर होते थे, प्रॉपर वो अपना डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते थे, निडल होती थी उनकी, उन सब चीज़ों से. बट येस, शिप उस समय के इतने एडवांस नहीं थे कि वो जो नेचुरल बैरियर्स हैं उसको शॉर्ट आउट कर सकें. फॉर एग्जांपल, अचानक तूफान आ गया है ना, शिप तो गया. इतने प्रॉपर इंजन नहीं होते थे जितने आज अच्छे इंजन हैं. तो अगर कोई भी साइक्लोन आ गया या विंड तेजी से चल गई तो शिप वर इन द डेंजर्स. सो उस समय चाहे वो सी वोयाजेस हो या आपका लैंड रूट्स हो, ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वॉज वेरी वेरी डेंजरस. और शिप में तो मैप नेविगेशन के लिए रखना, डायरेक्शन को फाइंड आउट करना, सन की पोजीशन को देखना, स्टार्स की पोजीशन को देखना, विंड की पोजीशन को देखना, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव टू बी केयरफुल while traveling in the sea. तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो बेटा, when we are talking about the long distance trade routes, so it was the very tough and adventurous task. In addition to the traders, there were other people also who traveled. ये तो हो गई बात ट्रेडर्स की कि अच्छा ट्रेडर्स ही ट्रैवल करते थे, सामान बेचनी है, खरीदनी है, ना. ट्रेडर्स के अलावा बहुत सारे लोग होते थे जो ट्रैवल करते थे. कुछ ऐसे लोग भी होते थे जिन्हें एडवेंचर का शौक होता था, कुछ ऐसे भी होते थे दो हु वांट टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज फ्रॉम द डिफरेंट रीजन. स्पेशली द बुद्धिस्ट मॉन्क, दे ट्रैवल टू द डिफरेंट प्लेसेस टू स्प्रेड देयर फेथ, टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ द बुद्धास. Many people visited India to study in the well-known university. बहुत सारे लोग इंडिया में उस समय आते थे पढ़ने के लिए. नालंदा यूनिवर्सिटी was the world famous university. तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये सारी फेमस यूनिवर्सिटी होती थी उस समय इंडिया में. Similarly, travelers visited different places and wrote about them also. Then there were kings who wanted to control more territories,
राजा लोग वो भी जो है ट्रैवल करते थे, क्योंकि उन्हें तो अपने एक्सपेंड करना है अपनी एरिया को, और एक्सपेंड करने के लिए तो भाई दूसरे टेरिटरी में जाना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, बैटल करनी पड़ेगी. सो ऑल दीज फैक्टर्स इंक्रीज द लॉन्ग डिस्टेंट ट्रैवल. आप समझ रहे हैं ना कि बहुत सारे रीज़न थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए. हमारे दिमाग में सिर्फ आता है अच्छा बिजनेस करने के लिए, नहीं, देयर आर मेनी रीजंस. This mingling together led to the development of civilization across the world. और भाई जब अलग अलग रीज़न से हम डिस्टेंट लैंड से कनेक्ट हो रहे हैं तो अलग अलग डेवलपमेंट प्रोसेस भी स्टार्ट होगा, सिविलाइजेशन भी डेवलप होंगी. कॉन्टैक्ट विद रोम, इजिप्ट, ईस्टर्न एशिया, अरेबिया, ग्रीस, ईरान, तिब्बत, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज इंक्रीज इन दिस मैनर. इतना ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ बेटा कि ये सारी एरिया भी बहुत तेज़ी से डेवलप करती गई. Now we are moving to the other literature who is going to reveal the information of that distant relation, and that is the Sangam literature of the south. Sangam means confluence, जहाँ मिल रहे हैं सब. This term was used for the 3 assemblies of Tamil poets. तमिलनाडु में 3 assemblies होती थी poets की, which were held between 300 to the 600 AD. अब देखो हम बात कहाँ कर रहे हैं, 0 के बाद की, यानी कि अगर आप इसे ऐसे लिखते हो दिस इज द 0 एंड नाउ वी आर हेयर आफ्टर 0. एडी आ गया ना, 300 से 400 एडी के बीच में ये संगम लिटरेचर डेवलप हुआ था. नियरली 8598 पोइट्स are said to have attended these sangams and they composed and compiled a set of Tamil poems, and these poems are called the Sangam literature. तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो जितने पोएट्स थे ना, इन्होंने अपनी पोएम्स लिखी और इन पोएम्स को कंपाइल्ड किया एक बुक में. दैट बुक वाज नोन एज संगम लिटरेचर. इट इज कंपाइल्ड इन द 8 बुक्स टाइटल्ड द इथोथोगोई. दैट इज द सदर नेम. 8 बुक्स में संगम लिटरेचर को कंपाइल किया गया था. Unfortunately, of 3 sangams, literature of the 2 has been lost. ये बैड लक है हमारा, क्योंकि जो 3 पोएट्स की असेंबली थी उसमें से 2 की तो हमें मिल ही नहीं रही, खो गई है. बट 1 संगम लिटरेचर इज देयर. द अवेलेबल पोएम्स नंबर अबाउट 2000 जो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं. इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट सम ऑफ द पोम्स वर कंपोज एट द बिगनिंग ऑफ द मिलेनियम. जब ये स्टार्टअप हो रहा होगा 0 to 1 ईयर में, मे बी उस समय इसे कंपोज किया गया हो. येट देवर कंपाइल्ड ड्यूरिंग द संगम्स. सम ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल पोएट्स, अगर हम नाम लें कि भाई इनमें से जो बेस्ट पोएट्स थे जिनके संगम लिटरेचर में हमें पोम्स मिल रही हैं, कंपोजिशन मिल रही हैं, उनमें आपके फेमस थे थिरुवेल्लालुर. He was the famous poet at that time, and then Mamulunar. Then lived during this period Agasthyar. You can see the sculpture of Agasthyar. देखो ये भी फेमस पोएट रहे हैं उस समय के, और इनका भी कंपोजिशन जो है आपको संगम लिटरेचर में मिलता है. Agasthyar of the Pandya dynasty is said to be the chairman of first संगम. ऐसा भी माना जाता है जो फर्स्ट संगम लिटरेचर रहा होगा और उसके चेयरमैन अगस्त्यार थे. द संगम लिटरेचर हैड प्रूव टू बी द रिचेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड इन द सदर्न इंडिया. मतलब अगर हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो मिलती है सदर्न इंडिया की इंफॉर्मेशन, वो हमें संगम लिटरेचर से मिलती है. इट स्टडी ऑल्सो रिवील्स दैट तमिलनाडु हैड बिकम अ हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज. दैट वॉज तमिल. तमिलनाडु की जो ये लैंग्वेज थी ना तमिल, उस समय की रिचेस्ट डेवलप्ड लैंग्वेज मानी जाती थी, और आज भी तमिल जो है बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है. इट ऑल्सो डील्स विद द सेटिंग अप ऑफ इंडियन कॉलोनीज एट वेरियस लोकेशन इन द साउथ ईस्ट एशिया. It also tells us that the Tamil people had the trade relation with the Greece, with the Rome, etc. Then moreover we have come to know about Chola's period, Pandyas, Chera's king, that also the information given in the Sangam literature. These kings fought with one another to came into the more power.
their heroic deeds have been depicted in a long poem that is called Patapattu, और 10 लॉन्ग पोएम्स। यानी ये जो तीनों थे ना, चोलास, पांड्यास, चेरास, आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता था सबसे ज़्यादा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। तो इनका जो डिस्प्यूट रहा, इनकी जो बैटल्स रही, उसको बिल्कुल कहते हैं ना डिटेल इन्फॉर्मेशन में आपको पट्टापट्टू 10 लॉन्ग पोएम्स में डिस्क्राइब किया गया है। Thus this source has thrown ample light upon the people's life। कैसी लाइफ थी उनका, रिलीजन कैसा था, कैसे आइडियाज, इकोनॉमिक कंडीशन थे सदर्न इंडिया में एट दैट टाइम, दैट हैज़ बीन गिवन इन दिस लिटरेचर फ्रॉम 1st century to 6th century AD. So we can say Sangam literature is also mentioned about the trade relation. It also says many articles were sent to the other countries from port to that port was known as Puhar. ये आपको याद रखना है बेटा हिस्ट्री में। पुहार वॉज वन ऑफ द सी पोर्ट, सदर्न इंडिया का था, बड़ा फेमस सी पोर्ट था, इससे भी हमारा बहुत ज़्यादा जो है ट्रेड होता था। द मेन गुड्स सेंट इंक्लूडेड पॉटरी, कोरल्स, पर्ल्स, सैंडलवुड, जेम्स, सैंडलवुड चंदन, चंदन की लकड़ी का बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है एक्सपोर्ट होता था, ब्लैक पेपर एंड हॉर्सेस। So overall this Sangam literature reveal the detailed information about the southern India. Now moving to the context in the Southeast Asia. साउथ ईस्ट एशिया की बात अगर हम करते हैं बेटा, सो अशोका ने सबसे पहले स्टार्ट किया था टू प्रमोट द बुद्धिज्म इन द सेवरल कंट्री, स्पेशली द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, एंड मोर ओवर नंबर ऑफ इंडियन क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर ऑल्सो माइग्रेटेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया. They have established their colonies also. The traders had aided the craftsmen belonging to the Kaling, Saurashtra, Bengal, Tamil Nadu, etc. So कहने का मतलब ये है अशोका से स्टार्ट हुआ बुद्धिज़्म को स्प्रेड करना, एंड उसके बाद हमारे जो क्राफ्ट पर्सन थे वो जगह जगह साउथ ईस्ट एशियन में गए, अपने आप को सेटल किया, उन वहाँ की जगह को अपनी कॉलोनीज़ बनाया और वहाँ अपने ट्रेड को डेवलप किया. This helped the traders to have shorter sea voyages to go to the Europe. अब यहाँ पे जब ये साउथ ईस्ट एशिया में सेटल हो गए ना, फिर यहाँ से इन्होंने अपना सी रूट जो है धीरे धीरे यूरोप की तरफ मेंटेन करना स्टार्ट किया. So these trader and craftsmen that mingled with the society there also. जब ये यहाँ गए साउथ ईस्ट एशिया में ऑलरेडी लोग रहते थे, ऑलरेडी विलेजेस थे, छोटे छोटे टाउन थे, उनके साथ ये इंटरमिंगल्ड हुए, तो कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज ये सारा आपस में मिक्स हुआ, डेवलप हुआ, एक दूसरे का एक्सचेंज हुआ यहाँ पर. सम ऑफ देम मैरिड द विमेन फ्रॉम द रॉयल एंड अदर इन्फ्लुएंशियल फैमिली ऑल्सो. सो हमारे मैरिज रिलेशन भी डेवलप हुए. सो कॉलोनीज डेवलप्ड इनटू द किंगडम एज इन द कंबोडिया. इसीलिए आप देखो कंबोडिया, इंडोनेशिया में जाते हो ना, तो आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ ना कुछ व्यूज़ देखने को मिलते हैं. स्पेशली आपको ये देखो पिक्चर दी हुई है अंकोर वाट टेम्पल की. अब कितना बढ़िया ये टेम्पल बना हुआ है. द मेन ट्रेडिंग गुड्स वर स्पाइसेस दैट वर बॉट फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया. द स्पाइसेस वर फर्दर ट्रेडेड विद द मर्चेंट फ्रॉम रोम एंड देन अदर वेस्टर्न टेरिटरीज. सो ओवरऑल ट्रेड जो है धीरे धीरे बढ़ता गया. दिस पीपल वर एसेंशियली इंडियन इन स्पिरिट, सो दे कंस्ट्रक्टेड टेम्पल, स्तूपास देयर. और ये जो आप देख रहे हो ना फोटो में, ये विष्णु टेम्पल है अंकोर वाट में, एंड द स्कल्पचर हैव डिस्प्लेड सीन फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत ऑल्सो. आप इस मंदिर को कभी विजिट करते हो ना, अंकोर वाट टेम्पल को, आपको पूरा हिंदुइज्म की फीलिंग आएगी. रामायण और महाभारत से रिलेटेड स्कल्पचर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे. Then the present day Java was established by a Hindu ruler and was called the Yavadeep at that time. अब आप देख लो, जब हम बात करते हैं ना बेटा जावा, सुमात्रा की, दीज आर द आइलैंड ग्रुप कंट्रीज. अब ये जो जावा है ये एक हिंदू रूलर ने डेवलप किया था. उस समय इसका नाम था यवादीप. फाइयान जो कि चाइनीज ट्रैवलर था, स्कॉलर भी थे वो, ही हैड डिस्क्राइब यवादीप एंड इट्स हिंदू रूलर. उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि भाई ये तो एक हिंदू रूलर का राज्य है और उसने इसे अच्छे से डेवलप किया है. ही मैंशन दैट द हिंदू डाइटीज वर वर्शिप्ड देयर. बहुत सारे हिंदू भगवानों की यहाँ पे पूजा की जाती थी. फ्रॉम हिज रिटन रिकॉर्ड्स वी कैन नो दैट मेनी पीपल इन जावा एम्ब्रेस द बुद्धिज्म.
which led to the construction of several stupas also. फाहियान ने ये लिखा है कि धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो है वो बुद्धिज़्म की तरफ आकर्षित हुए, बुद्धा की शिक्षाओं को अपनाया, फिर वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हुए एंड देन दे स्टार्टेड टू बिल्ड द स्तूपास ऑल्सो दैट इज रिलेटेड टू द बुद्धिज़्म. और ऐसा आपको मिलेगा भी, दैट इज बोरोबदूर. बोरोबदूर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको लार्जेस्ट स्तूपा मिलेगा, आज भी वर्ल्ड का वो लार्जेस्ट स्तूपा है. In it, the main stupa is located at the middle, and that is with the 436 statues of Buddha around it. यानी कि आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो बुद्धिज़्म का अगर आपको देखना है. 436 स्टैचूज कम नहीं होते हैं, भगवान बुद्ध के वहाँ पर बने हुए हैं. So Hindu king who went to the Southeast Asia also set up the kingdom in Sumatra. अब आप देखो जावा, सुमात्रा, ये जो द्वीप हैं, ये जो आइलैंड्स हैं, आज इंडिया के कंट्रोल से बाहर हैं, बट वंस दे वर द पार्ट ऑफ द हिंदू किंग्स. सुमात्रा जो कि उस समय कहलाता था श्रीविजया, ये भी आपके एक हिंदू रूलर ने बनाया, एस्टैब्लिश किया. इट वॉज सो नेम्ड आफ्टर द किंग श्रीविजया, और उनका नाम श्रीविजया अपने नाम पे उन्होंने रखा था. इट इमर्ज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड ट्रेड. इट हैड अ गुड ट्रेड रिलेशन विद China. Then it is due to these contacts that the countries in Southeast Asia together with Bali, देखो ये तीन हो गए, जावा, सुमात्रा, बाली, then Borneo are home to a large number of magnificent Hindu temple. ये कारण है जब हम यहाँ विजिट करते हैं ना तो हमें लगता नहीं है कि हम दूसरे देश में आए हैं, हमें लगता है हम इंडिया में ही हैं. हमें लगता है कि हाँ हमारे बहुत सारे टेम्पल्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. बेसिकली जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो उन्हें वहाँ पे पूरा हिंदुइज्म नज़र आएगा, बिकॉज मेनी टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड एट दैट टाइम. इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल आपको मिलेगा. लार्ज नंबर ऑफ मोनेस्ट्रीज आर स्टिल फंक्शनिंग देयर. द कल्चर ऑफ बाली हैज़ अडॉप्टेड द रामायणा एज इट्स ओन. इंडोनेशियन रामायण आप देखोगे ना, हैज़ अ स्ट्रेंज एंड मिस्टेक मिक्सचर ऑफ द ओरिजिनल रामायणा एंड बाली लीजेंड. बाली अगर आपको याद है तो बाली हमारे रामायणा में भी एक कैरेक्टर थे. अब आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन थे बाली. बाली को अगर आपको याद है तो लॉर्ड रामा ने मारा था, और बाली के भाई का नाम क्या था, दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर यू. सो जावा, सुमात्रा, बाली, टोटल आपको नज़र आएगा कि ये हिंदुइज्म का मिक्सचर है. वियतनाम वॉज देन अ हिंदू किंगडम. अच्छा वियतनाम पे आते हैं. आज वियतनाम को देखोगे तो थोड़ा चाइनीज़ और कोरियन कल्चर आपको नज़र आता है, बट एट दैट टाइम इट वॉज द हिंदू किंगडम हुज नेम वॉज चंपा. यानी वियतनाम का पुराना नाम चंपा था. इट प्रोग्रेस्ड एज द सेंटर ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड स्टडीज़. कैसे पूरा कल्चर जो ब्रिटिशर्स ने है ख़त्म कर दिया और पावरफुल कंट्री ने. आप देखिए उस समय संस्कृत जो है लिटरेचर वहाँ पढ़ाया जाता था. देन ब्रह्मदेश, मॉडर्न म्यांमार. म्यांमार तो इंडिया के साथ ही जुड़ा हुआ है. अगर आपको इंडिया का मैप याद है तो आप अगर हमारे ईस्ट में देखते हो दैट इज़ द म्यांमार. म्यांमार जो है वो ब्रह्म देश होता था. टू केम इन टू द फोर्स एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर. And many Indian rulers also set up their kingdom in Indonesia, Indochina also. The modern territory of Malaya, Laos, Thailand, they were called as the Siam and was part of Indian kingdom till the 7th century. मतलब आप ये देख लो ये इंडियन किंगडम के अंदर थे. इनको श्याम कहा जाता था उस समय. द मर्चेंट किंग्स और पिलग्रम विजिट सेंट्रल एशिया, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, जापान, चाइना एक्सेट्रा. सो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, दे स्टार्टेड टू एक्सकेवेट दीज साइट्स टू डिस्कवर द पास्ट ऑफ इंडिया एंड दे फाउंड द स्टैचू ऑफ हिंदू डाइटीज बुद्धा एज फॉर एज द गोबी डेजर्ट एंड द खोतान ऑल्सो. मतलब वहाँ तक हमें हिंदू डाइटीज़ के जो स्कल्पचर्स हैं मिले हैं. Some writers have written about these places that seem more of any common Indian towns that of distant land. मतलब बहुत सारे राइटर्स ने बेटा इन सभी कंट्रीज़ के बारे में ऐसा लिखा है, ऐसा वर्णन किया है कि आपको लगेगा कि you are in India और ये इंडिया का ही पार्ट हैं और थे.
ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया है, इस तरीके की राइटिंग लिखी है, तो इट मीन्स दे वर द पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द एंशियंट टाइम। इतना फ्लोरिश था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नाउ वी आर मूविंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। साउथ ईस्ट एशिया की बहुत बात होगी, ऐसा लगता है साउथ ईस्ट एशिया इज द कंप्लीट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वंडरफुल। Now, what about the contact with the Western countries? So, India had a trade relation with the Western world, have thrived ever since ancient time. क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं रोमन एम्पायर की, मेसोपोटामिया की, इजिप्ट की, तो बेटा ये तो हमारे रिलेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से हैं, एंड दैट टू वी आर हैविंग एविडेंस इन द इजिप्ट एंड इराक ऑल्सो। वी रिकवर्ड सो मेनी एविडेंसेस। ऐसे ही नहीं हम हवा में कह रहे हैं, हमें मिले हैं प्रूफ, और तब हम बता रहे हैं कि हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड्स के साथ भी रिलेशन थे। ड्यूरिंग द सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड द पर्शियन हैड डायरेक्टेड द ट्रेड लिंक विद द मर्चेंट। और कौन से मर्चेंट? इंडियन मर्चेंट। सो सेकेंड अर्बनाइजेशन में हमारा ट्रेड रिलेशन पर्शिया का इंडियन मर्चेंट्स के साथ रहा है, and this was further facilitated by the Darius I of Persia. He had successfully conquered the whole of the northwest frontier provinces and was his 20th satrap provinces. यानी कि कहने का मतलब ये है, ये जो आपके डैरियस वन थे पर्शिया के, इन्होंने बहुत बड़ा नॉर्थ वेस्ट इलाका जीत लिया था, और फॉर अ होल सेंचुरी दीज टेरिटरीज वर ऑक्यूपाइड बाय द पर्शियंस ओनली। ऐसा माना जाता है कि भाई 100 साल तक इन्हीं का राज चला है। दिस वॉज हाउ द इंडियन एंड द पर्शियन मर्चेंट एक्सचेंज गुड्स। तो भैया नॉर्थ वेस्ट पे जब वो आ गए तो हमारे लिए आसान हो गया, हम इनसे कॉन्टेक्ट में आ गए, गुड्स, आइडियाज़, ये सारा हमारा आपस में एक्सचेंज हुआ। When Alexander the Great invaded India in 326 BC, Alexander the Great का नाम आपने सुना होगा, सिकंदर, जिसका क्या एम था? पूरे विश्व को जीतना, विश्व विजेता बनना। सो 326 BC में वो इंडिया आए। द इंडियन मर्चेंट केम इन कॉन्टैक्ट विद ग्रीक्स एंड दिस हेल्प्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पीपल, कल्चर एक्सेट्रा। ग्रीस के साथ हमारे संबंध बन गए। देन सेवरल ग्रीक्स सेटल इन द नॉर्थ वेस्ट, ऑक्यूपाइड स्मॉल स्मॉल टेरिटरीज एंड एस्टैब्लिश देयर सेवरल किंगडम्स डॉटिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कुछ को इतना पसंद आ गया कि छोटे छोटे एरिया पे कब्जा करके अपना छोटा छोटा किंगडम बना दिया। सो एट दिस टाइम इंडिया हैड अ नंबर ऑफ इंडो प्रतिहांस, इंडो बैक्टीरियन, इंडो ग्रीक टेरिटरीज। यानी कि ये अलग अलग जो लोग अलग अलग जगह से आकर यहाँ नॉर्थ वेस्ट में सेटल हुए ना, तो उनकी एरिया को ये नाम दिया गया, इंडो प्रतिहान, बैक्टीरियन और इंडो ग्रीक। दिस एडेड इन स्ट्रेंथनिंग द इंडो ग्रीक रिलेशन एंड ऑल्सो इंडियाज लिंक विद मैनी यूरोपियन किंगडम। आप देखो, हम ग्रीस के थ्रू, क्योंकि अलेक्जेंड्रा ने एंट्री ली है, सो ग्रीस के थ्रू हम जो है यूरोप के अलग अलग किंगडम के साथ अपना कॉन्टेक्ट बना रहे हैं। सो द रोमन हैड फ्लोरिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ऑगस्टस सीजर, ये रोमन एम्पायर के बहुत बड़े राजा रहे हैं। 27 BC टू 14 AD, BC से AD पे आ गए हम, इतना टाइम पीरियड इनका रहा है। सो अगस्टस सीजर के साथ हमारा रिलेशन अच्छा रहा। ही वॉज इन पावर एट दैट टाइम। नाउ अगस्टस सीजर के टाइम पे कैसे हम आगे बढ़े, हमारा ट्रेड रिलेशन कैसे आगे बढ़ा? शिप्स फ्रॉम इंडिया कैरिड टू द रोमन गुड्स, और बहुत सारी गुड्स हम लेके गए, चाहे वो पेपर हो, स्पाइसेस हो, परफ्यूम, मसलिन, आइवरी, प्रीशियस स्टोन, इवन टर्टवाइज शेल्स, ये भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे थे। पेपर एंड पर्ल्स वर इन द ग्रेट डिमांड एट दैट टाइम। मैंने आपको बताया भी था कि काली मिर्च को तो ब्लैक गोल्ड कह दिया था, बहुत अच्छा उन्हें लगता था रोमन एम्पायर को। ऑन देयर वॉयजेस बैक दीज शिप्स कैरिड फ्रॉम द रोम सच गुड्स एज वाइन, लीड, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स। हम ये सारी चीज़ें ले जा रहे हैं, मसाले ले जा रहे हैं, परफ्यूम्स ले जा रहे हैं, मसलिन, आइवरी ले जा रहे हैं, फिर वापस क्या लाते थे? सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स, लेड लाते थे, वाइन्स लाते थे, ग्लास बाउल्स लाते थे, जार, पॉटरी, सिल्वर ज्वेलरी एक्सेट्रा लाते थे, इवन द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑल्सो। So this lead acquired from Rome was used to mint coins
बाय द सातवाहनास किंग। ये भी मतलब देखने को मिला है कि सातवाहना किंग्स ने जो कॉइन्स यूज़ किए थे, जो समय बनाए थे, वो वहाँ पे एक्सचेंज में यूज़ होते थे। इट मीन्स सातवाहनास के टाइम पे भी हमारा ट्रेड रिलेशन था। सो ट्रेड वॉज सो मच इन फेवर ऑफ इंडिया दैट द रोमन फियर्ड to become paupers due to this trade. So Pliny, a Roman historian, has written that the trade with India deprived from the Romans of 5 lakh sterling. यानी इतना ज़्यादा हमारा ट्रेड रिलेशन बढ़ गया था कि एक टाइम पे रोमन एम्पायर को ये लगने लग गया था कि हम टोटली क्या इंडियन मार्केट पे ही डिपेंड हैं। और एक समय ऐसा भी आया था कि जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो इंडिया को भी ये सोचना पड़ा कि नाउ वी हैव टू शिफ्ट द अदर मार्केट ऑल्सो, दो वी आर हैविंग द वेरी गुड रिलेशन विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। सो इंडिया को इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन रोमन एम्पायर में कहीं ना कहीं ये फियर था कि दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंडियन मार्केट। यानी कि इतना अच्छा ट्रेड रिलेशन हमारा था और इतनी ज़्यादा कॉइन्स जो हैं सर्कुलेट हुए थे। As the Indian goods were in the great demand in Rome, the Romans adopted new tactics to overcome the trade deficit. Now what they do? They now sold Indian goods as many times the prices they got them in the Indian market. Some of them migrated to India and settled here also. So they sourced goods locally to make a huge profit. So this resulted in number of Roman settlement in port cities like अगर आप देखते हो तो बहुत सारी पोर्ट सिटीज़ में आपको रोमन पीपल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका कोचोई, अरैकमेडू, सोपारा, बरोच, क्योंकि रोमन एम्पायर को ये लगा कि अब हमें यहीं सेटल हो जाना चाहिए। यानी कि सारे लोगों को नहीं, कुछ मर्चेंट्स ने ये डिसाइड किया कि हम यहीं सेटल हो जाते हैं, यहीं रहकर लॉन्ग टर्म जो है बिजनेस हम करेंगे। तो इन पोर्ट सिटीज़ में अगर आप देखोगे आपको बहुत सारे रोमन कल्चर के लोग भी मिलेंगे। द अरब्स ब्रॉट सेंट्रल एशिया अंडर देयर कंट्रोल इन 7th सेंचुरी। अब अरब की बात कर लेते हैं भाई, सेंट्रल एशिया तो इनके कंट्रोल में आ रहा है। एंड दिस ब्रॉट ऑल ओवरलैंड एंड ओवरसीज रूट्स अंडर द अरब्स कंट्रोल। क्योंकि जब इन्होंने सेंट्रल एशिया को कंट्रोल किया बेटा तो सारे लैंड रूट और सी रूट उस समय के जो अरब से रिलेटेड थे वो इनके कंट्रोल में आ गए। एंड द ट्रेड लिंक बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, अब क्या होगा, बीच में अरब का कंट्रोल आ गया है, अब डायरेक्टली आप यूरोप नहीं जा सकते, तो इससे इफेक्ट पड़ गया। द अरब्स नाउ फंक्शन एज अ मिडल मैन हु बॉट इंडियन गुड्स फर्दर सप्लाई टू द यूरोप। यानी अब हमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है। पहले क्या था, हम इंडिया से डायरेक्ट यूरोप पहुंच रहे थे, अब बीच में अरेबियंस आ गए, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, आगे जाने से मना कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ा, इंडिया अरब को भेज रहा था और अरब जो है उसी सामान को आगे मैक्सिमम प्रॉफिट में यूरोप को भेज रहा था। सो मिडल मैन हो गया। अरब नॉट ओनली ब्रॉट इंडियन गुड्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप, दे ऑल्सो एक्वायर्ड इंडियन नॉलेज ऑल्सो रिलेटेड टू साइंस, मैथमेटिक, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एक्सेट्रा। बहुत दिमाग लगाया इन्होंने कि भैया सिर्फ सामान ही नहीं, नॉलेज को भी जो है एक्सप्लोर करो। सो दे क्विकली लर्न द इंडियन कंसेप्ट ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, न्यूमरल्स एंड हेल्प टू पास दिस नॉलेज टू द यूरोपियन पीपल ऑल्सो। सो द अरब्स कॉल द न्यूमरल्स हिंसे विच मीन्स फ्रॉम इंडिया। वो बोलते थे कि हम ये जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ हिंसे, हिंसे मतलब इंडिया से लाए हैं। ड्यू टू द अरब इंडिया लिंक द न्यूमरल्स आर कॉल्ड इंडो अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। और ये आप अपनी मैथ बुक में पक्का पढ़ते भी होंगे, इंडो अरेबिक सिस्टम। चलो अब नोट को डिस्कस कर लेते हैं। द वर्ड इंडिया हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ इंडस रिवर, यहाँ से इंडिया वर्ड आया है। द वर्ड हिंदू, it was used by the Arab for people who lived in the east of the Indus River। ये अरेबियन लोगों ने हमारे लिए यूज़ किया था हिंदू वर्ड उस समय कि भैया इंडस रिवर के ईस्ट में जो लोग रहते हैं दैट इज़ हिंदू। नाउ मूविंग टू द सिल्क रूट। सिल्क रूट की अगर मैं बात करती हूँ बेटा तो सिल्क रूट्स फॉर द लैंड रूट्स, आप मैप में देख सकते हो पूरा का पूरा एक नेट बिछा हुआ है लैंड रूट्स का। आपका जो ये पिंक कलर की जितनी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये दिस वन, ये इस तरीके की जो लाइंस हैं आपकी, दीज लाइंस आर द सिल्क रूट्स। चाइना में होता क्या था बेटा, सिल्क का मैन्युफैक्चर एंशियंट टाइम से चल रहा था और चाइनीज सिल्क जो था वर्ल्ड फेमस सिल्क था।
और ये जो रूट्स थे, अगर आप ध्यान से देखो, चाइना के बाहर बाहर ये सारे रूट्स डेवलप हैं। ओके, कनेक्ट कर रहे हैं ना पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री को। सो ये चाइना के बाहर बाहर ये लैंड रूट्स पूरे डेवलप्ड हो रखे थे। और क्योंकि मेन जो सामान, मेन जो गुड्स थी यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए, दैट वाज सिल्क, दैट्स वाई दीज रूट्स वर नोन एज सिल्क रूट। और सिल्क वाज अ स्मूथ टेक्सटाइल एंड प्रिटी कलर्स फैसिनेटेड पीपल ऑल ओवर द ग्लोब। इसलिए चाइनीज सिल्क की डिमांड पूरे वर्ल्ड में होती थी। अब इस सिल्क रूट को लोग यूज करते थे बाय फुट, हॉर्स को यूज किया जाता था, अदर कार टाइप को यूज किया जाता था। द रूट्स यूज्ड बाय दीज सिल्क ट्रेडर्स केम टू बी नोन एज सिल्क रूट। The art of silk making slowly came to be known, and it started to be made into the west part also. Now this time the silk was used by the royal member for their dresses. Silk was very popular in Rome also. यानी कि उस समय अगर आप देखोगे सिल्क को बेटा, तो ये एलीट और रॉयल क्लास के लिए ज़्यादा था, महंगा होता था, बड़ा सॉफ्ट कपड़ा होता था, शाइनिंग ग्लॉसी कपड़ा होता था। सो अमीरों की शान माना जाता था। और रोम में तो भैया सिल्क से प्यार करने लगे थे, बहुत ज़्यादा सिल्क की डिमांड थी। टू गेट सिल्क टू रोम, ट्रेडर हैड टू पास थ्रू द डेंजरस रूट थ्रू द हॉट डेजर्ट। जो लैंड रूट बना ना, उसमें बीच में बड़े बड़े डेजर्ट्स आते थे, हॉट डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स आते थे, वाइल्ड फॉरेस्ट आते थे। एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दीज ट्रेडर्स, द पीपल एंड द रूलर अलॉन्ग विद द सिल्क रोड डिमांडेड अ सॉर्ट ऑफ फी टू अलाउ देम टू पास थ्रू दीज टेरिटरीज सेफली। अब वहाँ पे जो लोग थे वो कहते थे, भाई हमें दो कुछ, हमें फ़ी पे करो, टैक्स पे करो, तभी हम आपको सेफली यहाँ से पास ऑन का रास्ता देंगे। So thus many rulers of the Silk Road tried to control the silk trade through the taxes and protection money. भाई अब मेरे अगर रास्ते से आप जा रहे हो, मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ आपको कोई रॉबर नहीं लूटेगा, कोई नेचुरल बैरियर नहीं आएगा, हम हेल्प करेंगे, हमारी आर्मी हेल्प करेगी, उसके लिए आप हमें ये दो। तो इस तरीके से बहुत सारे रूलर्स का ये रहता था कि कोई ना कोई सिल्क रूट वो अपने कंट्रोल में ले लें। कुशानास ने सबसे ज़्यादा सिल्क रूट को कंट्रोल किया था, बहुत बड़ा सिल्क रूट का पार्ट कुशाना रूलर्स के अंडर था। सो दीज रूलर इन सेंट्रल एशिया एंड इवन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्रॉस्पेरेड अ लॉट, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर इस रास्ते से जाते थे, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा बन गया था। कुशाना हैड टू मेजर सेंटर ऑफ पावर, ट्रेड एट पेशावर एंड एज वेल एज मथुरा। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत है बेटा, पेशावर और मथुरा ये जो है ना ट्रेड रूट आपके, इन पे कुशानास का पूरा कंट्रोल था। अब क्या था बेटा, कुशानास ने सिल्क रूट को पूरा का पूरा कंट्रोल किया एंड मैनी रूलर्स ऑफ द सिल्क रूट ट्राइड टू कंट्रोल द सिल्क ट्रेड थ्रू द टैक्सेस ऑफ प्रोटेक्शन मनीज। बहुत सारे अदर रूलर्स ने भी कोशिश की थी, लेकिन कुशानास ने मेजर पार्ट को कंट्रोल कर लिया था। नाउ लुक एट द मैप शोइंग द सिल्क रूट्स, जो मैंने आपको दिखाया था, और आपको पता चल गया होगा कि कितनी लार्ज कनेक्टिविटी थी सिल्क रूट्स की। और आपको ये याद रखना है कि सिल्क रूट में स्पेशली सिल्क, चाइनीज सिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस था। मूविंग टू द कॉन्कर्स फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड। अब बात करते हैं क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, अलग अलग जगह से क्या क्या बैटल्स हुई और किसने किस एरिया को सबसे ज़्यादा जीत लिया। After the Mauryan dynasty, which was declined about 2200 years ago, many small kingdoms, they tried to establish their control, their power in the north and northwest. क्योंकि मौर्यन एम्पायर के बाद बेटा एकदम से कोई बड़ी डायनेस्टी तो उभर कर आई नहीं, छोटे छोटे राजा और वो अपने आप को पावरफुल बनाने में लगे हुए थे, तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। दी स्मॉल किंगडम इमर्ज एज ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि मौर्यन एम्पायर ने एक तरीके से एक बहुत मतलब कहते हैं ना इंडिया को एक यूनाइट कर दिया था, बहुत बड़े हिस्से पे इंडिया के उनका कब्जा था। और जब वो डिक्लाइन हो गए तो उसके बाद इतने सारे स्मॉल किंगडम आ गए, वो आपस में लड़ते झगड़ते रह गए। द इंडो ग्रीक किंग्स स्ट्रेंथन देयर होल्ड ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड फ्लोरिश्ड अबाउट अनदर 100 years। और ये टाइम था जब इंडो ग्रीक्स जो थे वो पावरफुल हो गए, अराउंड 100 साल के लिए उनका पार चला। द सेंट्रल एशियन क्लैन ऑफ शाकास, दे ऑल्सो एक्वायर्ड द टेरिटरीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। शाकास जो थे दे रूल्ड फॉर द अनदर 500 years। फिर उसके बाद आ गए गुप्ता किंगडम्स,
The Gupta kings, they defeated the Shaka rulers. The Shakas were followed by the Kushanas who set up their power about 2000 years ago. तो इस तरीके से आप देख रहे हो कैसे kingdom wise kingdom, another kingdom emerged in the power. In central and north India, Mauryan general Pushyamitra Shunga, ये नाम आपको याद रखना है. He overthrew the Mauryan king and became the ruler. भाई पुष्यमित्र शुंगा तो जो थे वो एक जनरल थे मौर्यन एम्पायर में, लेकिन उस समय का जो मौर्यन रूलर था ही वॉज नॉट सो पावरफुल, ही वॉज वेरी वीक. उन्होंने उसे हरा दिया, मतलब एक मिलिट्री जनरल ने हरा दिया अपने राजा को और राजा बन गया. So his rule declined with the emergence of the Shunga and the Kanwa dynasty. Some smaller class ruled till the emergence of Gupta empire about 1700 years ago. तो पुष्यमित्रा ने काम किया, फिर उसके बाद शुंगा डायनेस्टी आ गई, तो उस शुंगा डायनेस्टी के बाद कन्वा डायनेस्टी आई. तो धीरे धीरे डायनेस्टी आती गई जाती गई, राजा आते गए जाते गए. लेकिन जब गुप्ता एम्पायर आया 1700 साल पहले, तो लगा कि एक बहुत बड़ा किंगडम्स आ गया है. तो गुप्ता एम्पायर का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज द गोल्डन एरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि उस टाइम पीरियड में गुप्ता किंग्स ने बहुत ज़्यादा इंडिया को डेवलप किया इन ईच एंड एवरी फील्ड. अब जो बेटा शाकाज रूलर थे, दे हैड एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन द वेस्टर्न इंडिया एंड दे ऑल्सो केम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द सातवाहनास रूलर. सातवाहनास they grew very strong about 2100 years ago. They remain in the power for 400 years. अपने आप में ये बहुत पावरफुल किंग्स थे और इनके साथ उलझ गए शका रूलर्स. अब क्या हुआ, अबाउट 1700 years ago the new ruling family called the Vakataka became the strongest of all in the central and western part of India. अब आप देखो ये क्या चल रहा है, ये कॉन्क्वेयर चल रहा है. ये अपनी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए डे बाय डे एवरी किंगडम एंड किंग इंगेज्ड इन वन और अनदर वार. एक के बाद एक डायनेस्टी आती जा रही है. नाउ बिटवीन द 2200 टू द 1800 ईयर्स एगो, साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी डिफरेंट डायनेस्टी आ रही है, डिफरेंट रूलर्स आ रहे हैं. चोलास, चेरास, पांड्यास जो फेमस रहे बहुत ज़्यादा. द पल्लवास एंड द चालुक्यस ऑल्सो गेन इम्पॉर्टेंस अबाउट 1500 ईयर्स एगो. दे ऑल्सो इस्टेब्लिश देयर लार्ज किंगडम. तो साउथ इंडिया भी जो है कॉन्फ्लिक्ट से अछूता नहीं रहा. साउथ इंडिया में भी किंग्स ने ट्राई किया अपनी पावर को आगे बढ़ाने का. नाउ द इंस्क्रिप्शंस एंड द कॉइन्स विच unearthed from various archaeological sites, they reveal the information about this period. वो बताते हैं कि कैसे किस राजा के पास कितना अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉइन्स आपको बेटा अच्छे मटेरियल के मिले हैं, अगर प्योर गोल्ड कॉइन्स हैं या सिल्वर कॉइन्स हैं या ब्रॉन्ज कॉइन्स हैं, तो आपको पता चलता है कि उस समय इस मेटल की क्या वैल्यू रहेगी और उस समय ये किंगडम कितना फ्लोरिश रहा होगा. तो ये कॉइन्स हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी चेंजेस वर टेकिंग प्लेस एट द डिफरेंट प्लेसेस. और चेंजेस जो कैसे थे, ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल इन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट. क्योंकि अब कॉमन पीपल जो हैं, जो ऑर्डिनरी मैन हैं, वो अब अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लग गया. अब अगर इस पीरियड को आप देखो, सो दिस पीरियड सॉ द बिल्डिंग ऑफ वंडरफुल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑल्सो. बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे स्तूपास, बहुत सारे कार्व्ड पिलर्स, वॉल्स आपको देखने को मिलेंगी और आप हैरान हो जाओगे कि व्हाट अ वंडरफुल आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज एट दैट पीरियड एंड परफेक्शन वाज देयर. स्कॉलर्स एंड स्क्राइब्स. अब स्क्राइब्स क्या होते हैं? स्क्राइब्स बेटा वो लोग होते हैं जो हैंड रिटन बुक लिखते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते हैं, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग मशीन नहीं थी. एक किताब है, अब वैसी ही दूसरी कॉपी बनानी है, तो स्क्राइब्स हायर किए जाते थे जो उसे देख देख के लिखते थे दूसरी बुक. सो स्कॉलर्स एंड स्क्राइब्स, दे वर बिजी इन रिकॉर्डिंग देयर व्यूज, आइडियाज, राइटिंग, स्टोरी, एक्सेट्रा. On the other hand, many scientific discoveries and invention were also come into the existence. The changes and events occurring elsewhere in the world, but they also influence the India also. तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के उस पार्ट में अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो इंडियन लाइफ उससे इफेक्ट नहीं हो रही.
इंडिया पे हमेशा कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहा ही है। अब बात करते हैं हम इंडो ग्रीक्स की। When Alexander departed back to Europe, several Greek generals formed the small kingdoms in Bactria. क्योंकि अलेक्जेंडर ने ये डिसाइड किया कि अब यूरोप हमें वापस चले जाना चाहिए, तो बहुत सारे ग्रीक जनरल्स जो हैं वो अपने छोटे छोटे किंगडम्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। अब बैक्टीरिया में तो उन्होंने बनाया, पर्शिया में भी बनाना शुरू कर दिया। बैक्टीरिया जगह का नाम है बेटा। सो व्हेन द मौर्यन पावर डिक्लाइन, दीज ग्रीक जनरल सक्सेसफुली डिफीटेड एंड ऑक्यूपाइड द मेनी एरियाज इन सिंध एंड पंजाब। इन्हें मौका मिल गया, जैसे ही मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, भैया इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है बहुत अच्छा है, तो सिंध और पंजाब को इन्होंने कॉन्कर करना शुरू कर दिया। दे केम टू बी कॉल्ड एज द इंडो ग्रीक देयर, क्योंकि इन्होंने देखो इंडिया के इस पार्ट को कॉन्क्वेयर किया था, जीता था, और ये ग्रीस से थे, ग्रीक पीपल थे, इसलिए इनको कहा गया इंडो ग्रीक्स। इन इंडिया वी कॉल देम यवन, मानेंद्र, ऐसे नाम भी हमने इन्हें दिए हैं। दे गेन द टेरिटरीज फ्रॉम द बरोज टू द काठियावाड़ एंड मोर ओवर, अगर आप देखोगे देयर वाज सो मेनी ऐसे लोग भी थे, ऐसे राजा भी थे दैट वाज conquered the many area. Many are the threatened by the Pushyamitra, yet the Manendra went to on add territories. क्योंकि ये जो मनेंद्र थे इन्होंने तो डिसाइड किया था कि इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को कब्जा करना है, लेकिन कई राजाओं ने जो इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे उन्हें रोक दिया, उनके एक्सपेंशन को आगे बढ़ने नहीं दिया। सो मैनेंद्र went to add territories from Mathura to all the way in the Afghanistan. Manendra embraced Buddhism and came to be called the Milinda also. पुष्यमित्रा ने इन्हें बहुत बड़ा झटका तो दिया था, लेकिन ये कुछ टेरिटरीज को आगे तक कब्जा कर पाए, और बाद में इन्हें टाइटल दिया गया मिलिंद, यानी इन्हें हम मिलिंद नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने फिर बाद में बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया। Some Indo-Greek generals adopted the Vaishnavism. That is, they become the follower of Lord Vishnu, क्योंकि वैष्णव जो होते हैं बेटा they are the follower of Vishnu, और शैविज्म को जो अडॉप्ट करते हैं they are the follower of Lord Shiva. So such changes created the harmonious relationship between the Indian and the Greek. अब ग्रीक राजा ने ही बिल्कुल हिंदू धर्म को अपना लिया है, वैष्णव धर्म को अपना लिया है, विष्णु की पूजा कर रहे हैं, तो रिलेशन तो बहुत अच्छे हो जाएंगे इंडिया के ग्रीक के साथ। Then many other parts of India like Gandhara came under the direct Greek influence. This helped in cultural exchange over the century. Interaction between the Indian and Greek have influenced the many aspects of the life. So ग्रीस के साथ हमारा इतना अच्छा रिलेशन हो गया था, और स्पेशली जब गांधार को ग्रीक्स ने कंट्रोल कर लिया तो गांधार आर्ट जो है वो इंडिया में आई। बहुत सारे ऐसे आपको स्कल्पचर्स और मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग मिलेंगी जहाँ पे आपको इंडो ग्रीक और गांधार आर्ट का मिक्सचर मिलेगा। नाउ मूविंग टू द मेडिसिन। मेडिसिन की बात करें सो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो था इंडिया में बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा था एट दैट टाइम। द लर्नेड, चरक्का एंड सुश्रुत, ये नाम आप याद रख लीजिए, बहुत महान लोग हैं ये, चरक्का एंड सुश्रुता, दे वर इम्पॉर्टेंट मेडिसिन मैन एट दैट टाइम इन इंडिया। Greek found their learning useful. The Greek also introduced their system of medicine, जिसका उन्होंने नाम रखा यूनानी मेडिसिन। आज भी आप यूनानी मेडिसिन के नाम से दवा लेते हो ना जो, तो ये इन्होंने ग्रीक वालों ने इंडिया से सीखा। देन आर्ट एंड स्कल्पचर्स की अगर हम बात करते हैं तो गांधार और मथुरा ये दो फेमस आर्ट हैं, इसको भी आप लर्न कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है टू इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर ऑफ इंडो ग्रीक, तो गांधार एंड मथुरा आर्ट। Both became center of art. Gandhara school of art was the Greek in spirit, while the Mathura school of art was Indian in spirit. यानी कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में आपको ग्रीक आर्किटेक्ट मिलेगा, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आपको इंडियन आर्किटेक्ट मिलेगा। In Gandhara school of art, the Buddha has been depicted with the curly hair, while in the Mathura school of art, he is shown with the shaven head, like the Indian ascetic. So thus the Gandhara school of art was the Greek in form but Indian in spirit. अब आप देखो भगवान बुद्ध को आप देख सकते हो दोनों तरफ से, इन्होंने कैसे कर्ली हेयर्स का जूड़ा बनाया ना उनका पूरा हेड पे, और इनको देखोगे आप मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को तो इन्होंने क्लीन हेड दिखाया, उतना आपको कर्ल नहीं नजर आएंगे बालों में।
देन एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो डेवलप्ड वेल बोथ इन इंडिया एंड ग्रीस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक्स द इंडियन वर ऑल्सो एबल टू इम्प्रूव अप देयर लर्निंग। एस्ट्रोनॉमी में हमने भी ग्रीक से बहुत कुछ सीखा है। देन मूविंग टू द कॉइन्स, कॉइन्स ऑल्सो हेल्प टू नो अबाउट द पास्ट, क्योंकि कॉइन्स पे क्या होता है बेटा, या तो उस राजा की जो रूलर है या किंग है या किंगडम के बारे में लिखा होता है, डेट लिखी होती है, डिपिक्ट्स होते हैं उनके पिक्चर्स, पंचमार्क कॉइन्स होते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है उस समय की हिस्ट्री के बारे में। द सिस्टम ऑफ पुटिंग डेट एंड टाइटल ऑन द कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस बाय द ग्रीक्स विच द इंडियन किंग्स अडॉप्टेड। और ऐसा हुआ भी, आप ये कॉइन्स देखो, अगर आप देख रहे हो ये मनेंदर का ऑन द इंडो ग्रीक कॉइन्स, तो यहाँ पे वो हॉर्स पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे डेट भी आपको दी हुई है, तो इस वजह से कॉइन से हमें पता चलता है कि ये कितना पुराना होगा, उस समय कौन सा मेटल जो है फ्लोरिश हो रहा होगा। सो इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्टडी द हिस्ट्री। नाउ मूविंग टू द शाकाज रूलर। द शाकाज रूलर in the Central Asia was a nomadic tribe which came into the conflict with another tribe. अब इनका किससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है शाका रूलर्स का? That was यूची। इनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। When they were driven out from there, they headed to India. And what happened? They defeated many Indo-Greeks and acquired the territories. इंडिया की तरफ जब आए तो इन्होंने बहुत सारे इंडो ग्रीक राजाओं को हरा दिया, बहुत सारी टेरिटरीज को कब्जा कर लिया और ये टेरिटरीज शाका रूलर्स के कंट्रोल में आ गई। तो शाका कॉल्ड देमसेल्व्स एज द स्तर्प्सा, स्तर्प्स हिंदी में बोलते हैं ना स्तर्प्स, ये टाइटल इन्होंने अपने आप को दिया। एंड रूल्ड ओवर तक्षशिला, मथुरा, नासिक, उज्जैन, ये सारा हिस्सा शाकास के कंट्रोल में आ गया। The most powerful to the Shaka Sturps were those of Ujjain. उज्जैन के सबसे पावरफुल रूलर रहे जिनका नाम था रुद्रदमन। रुद्रदमन was the Shaka ruler. He has been referred to as Mahak Sturps। अगर आप देखोगे ना, महक स्तर्प मतलब एक महान राजा के रूप में इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया। और रुद्रदमन ने उस समय बहुत सारे काम भी किए थे। ही फाउट विद द सातवाहना किंग्स एंड केप्ट देम इन चेक। सातवाहनास के साथ बराबर में इनकी लड़ाई होती रही थी। Then Shakas made contribution to the Indian culture and society also in the various field and in the various ways. They started the Shaka calendar, which is 78 years behind the Christian calendar. It is widely used in the India even now. अब बात करते हैं हम शका के बाद आपका प्रतिहाना, जिन्हें पहलवास भी कहा जाता है। अब उन्होंने कैसे एंटर किया इंडियन फील्ड में? The Pahalwas or the Pratihanas came from Pratiha in the Central Asia and occupied the large part of northwest region of present day Afghanistan जो है ना आपका, उस पे पहले इन्होंने कब्जा किया 1st सेंचुरी एडी में। उसके बाद मोस्ट फेमस अगर आप देखोगे पहलवास रूलर जो थे, that was गोंडोफेरनेस, ये थे इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर एंड दे वर लेटर डिफीटेड बाय द कुशानास, लेकिन इनको कुशानास ने हरा दिया था। नाउ वी आर मूविंग टू द कुशानास। कुशानास को डिस्कस करते हैं। अ ब्रांच ऑफ यूची ट्राइब कॉल्ड द कुशानास एंड दे ऑल्सो मूव टू इंडिया। अभी इंडिया ऐसा रहा है बेटा, हर एक को अट्रैक्ट करता रहा है। एवरीवन वांट टू बी अ किंग, everyone to be a power, to take the power of India। मतलब इंडिया शुरू से अट्रैक्ट कर रहा है सबको। तो अब कुशानास जी आ गए हैं। सो दे ओवरपावर्ड मेनी इंडो ग्रीक रूलर्स देन रूलिंग ओवर द अफगानिस्तान। इन्होंने भी हराया इंडो ग्रीक रूलर्स को, अफगानिस्तान को कॉन्क्वेयर किया। देन दे मूव अहेड एंड डिफीट द शाकास। क्योंकि आप देखो इंडिया का मैप अगर आपको समझ में आता है बेटा, तो आज तो पाकिस्तान है, उस समय वो पाकिस्तान नहीं था ना, इंडिया का पार्ट था। तो इंडिया के बाद सीधे जो आता था मैप में डैट वाज अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान से डायरेक्टली इंडिया में एंट्री हो जाती थी। सो कुशानास ऑल्सो मूव्ड अहेड एंड डिफीटेड द शाकास एंड दिस वाज हाउ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ कनिष्का, रोज टू बी इट्स मोस्ट पॉपुलर किंग। कुशानास के जो सबसे फेमस किंग रहे थे डैट वाज कनिष्क राजा। ओके, you can see this statue of Kanishka. This is the headless statue,
मतलब हमें ये एक्सकेवेशन में मिला है, हेड नहीं है इनका। कनिष्का सेटअप हिज रूल over Kashmir, Punjab, Mathura, parts of Magadha. The most impressive of his victories were over the Chinese. Kanishka defeated Chinese general that was Pa Sheng. मतलब देख लो, कनिष्का ने चाइना को भी हरा दिया था। ऑक्यूपाइड द यारकंड, देन आफ्टर दैट खतान एंड केशगढ़, ऐसी बहुत सारी एरिया को इन्होंने कॉन्क्वेर कर लिया। With this his empire extended from बैक्टीरिया मीन्स जो आपका आज का ईरान में बुखारा नाम की जगह है ना, वो एरिया से वो पहुंच गए नॉर्थ, फिर उज्जैन इन द साउथ एंड देन बनारस इन द ईस्ट एंड अफगानिस्तान इन द वेस्ट। कितना बड़ा एम्पायर, मतलब चाइना का भी बहुत बड़ा हिस्सा, इंडिया का भी नॉर्थ वेस्ट हिस्सा, अफगानिस्तान भी इनके कंट्रोल में। सो कनिष्का वॉज द ग्रेट रूलर at that time. Kanishka was an efficient ruler. He divided his vast empire into the different provinces, each under the charge of governor. उन्हें पता था कि भैया मेरा एम्पायर तो बहुत बड़ा हो गया और इतने बड़े एम्पायर को रूल ओवर करने के लिए एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, तो उन्होंने गवर्नर अपॉइंट किए जिन्हें कहा जाता था क्षत्रप्स। He ruled from the capital city of पुरुषपुरा। पुरुषपुरा मीन्स आज का जो पाकिस्तान में पेशावर है ना, वो एरिया, वहाँ से लेके वो पूरा का पूरा अपना रूल ओवर करते थे। सो दिस हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का यू कैन सी। नाउ मूविंग टू द नो इट, द फेमस इंडियन फिजिशियन चरक्का एंड फेमस इंडियन सर्जन सुश्रुता लिव्ड ड्यूरिंग द कनिष्का रूलर। इनके टाइम पे जो है ये चरक्का और सुश्रुत थे। Then the Jatak tales, the famous Buddhist tales were written down during his rule also. उन्होंने इन कथाओं को लिखने के लिए प्रमोशन किया था, तो इनके टाइम पे ये ग्रेट अचीवमेंट्स रही हैं। Now कनिष्का had keen interest in art and literature. देखो इनको बहुत शौक था और इनके रूल में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। द स्किल ऑफ हिज आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर is evident from the headless bronze sculpture of the Kanishka that has been excavated at Mathura also. मथुरा में हमें इनका हेडलेस स्टैचू मिला जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ है। आप ये देखो बेटा, ध्यान से अगर देखो, जैसे ये शूज़ अगर पहने तो उसमें भी देखो लाइनें बनी हुई हैं, यानी जब हम पहनते हैं शूज़ तो रिंकल्स टाइप के आते हैं ना, पाँव में जूतों में लाइन्स सी आती है, तो कितना फाइन आर्ट उस समय हाथ से बनाना ब्रॉन्ज का ये है। तो ये डेवलप हुआ क्योंकि कनिष्का को खुद शौक था आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। द क्राफ्ट्समैन ऑल्सो वर्कड ऑन इंट्रिकेट स्टैचू एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स मोनेस्ट्री ड्यूरिंग हिज रूल। अश्वघोषा जो थे ना आपके, एंड वासुमित्रा एंड नागार्जुना, दे वर द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स whom कनिष्का पैट्रोनाइज। कनिष्का ने उन्हें बहुत पैट्रोनाइज किया, आगे बढ़ावा दिया, तब इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। कनिष्का एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म एंड मेड एफर्ट्स टू प्रमोट द बुद्धिस्ट। बुद्धिज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया है बहुत ज़्यादा लेवल पे, जैसे अशोका ने बढ़ावा दिया वैसे इन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज किया। ही सेंट हिज एनवाइस टू तिब्बत, कोरिया एंड जापान फॉर दिस पर्पस। जैसे अशोका ने भेजा था साउथ ईस्ट एशिया में, वैसे इन्होंने भी तिब्बत, कोरिया और जापान में अपने लोगों को भेजा कि आप बुद्धिज्म को स्प्रेड करो। After the Buddha's death, Buddhism was fragmented into two parts and nearly into the 18 sects conflicting were Kanishka convent, the fourth Buddhist council. अब हुआ क्या, उन्होंने ये देखा उस समय बुद्धा की डेथ के बाद ना लोगों में बुद्धा को लेके अलग अलग परसेप्शन आ रहे हैं। 18 विचारधाराएं बन गई थी, 18 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया बुद्धिज्म। फिर उन्हें लगा नहीं दिस इज़ रॉन्ग, एक अच्छा खासा जो धर्म प्रिवेल हो रहा है उसको कैसे डिवीजन में हम देख सकते हैं, तो उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का अरेंजमेंट किया। सभी बुद्धिस्ट जो अच्छे मॉन्क्स से उन्हें बुलाया और इसका सोल्यूशन निकाला। सो डैट वॉज डन इन कश्मीर। अ नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड स्कॉलर्स केम टुगेदर एंड डिस्कस द बुद्धिज्म and they put together a collection of original commentaries on the Buddhist texts. This compilation titled as महाविभाषा। तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का अरेंजमेंट किसने किया, कनिष्का ने।
Now, as a result of fourth Buddhist council, Buddhism was divided into two main sects. कहाँ 18 सेक्ट बने थे, कहाँ इस मीटिंग के बाद 2 सेक्ट्स रह गए. One was the हीनयाना एंड महायान. जो कनिष्क थे ना, जिनको हम इंग्लिश में कनिष्का कहते हैं, उनकी अप्रोच की वजह से बुद्धिज्म का डिवीजन नहीं हो पाया. वो 2 सेक्ट्स में फाइनली अरेंज हो गया. द फॉलोवर्स ऑफ महायाना, जिन्हें ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है, रिगार्ड बुद्धा एज अ लॉर्ड. महायाना जो है ना, वो ये कहते हैं कि भगवान, मतलब बुद्ध जो थे वो भगवान थे, लॉर्ड थे, उनकी मूर्ति बनाकर वो पूजा करते हैं. लेकिन जो हीनयाना है, जो सेक्ट हीनयान है बुद्धिज्म का, वो बिलीव करते हैं कि बुद्धा एक टीचर थे, एक गुरु थे जो ज्ञान दे के गए, जिन्हें बताया कि निर्वाण कैसे अटेन करना है. यानी महायान उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और हीनयान मेडिटेशन करते हैं, उन्हें गुरु की तरह पूजते हैं. So these are the 2 sects. Now trade helped to spread the Indian culture, Buddhism to the Central Asia. तो हम ये कह सकते हैं कनिष्क के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेड कल्चर सब कुछ फैला था. The tall Buddha statue at Bamiyan in Afghanistan is a proof of the popularity of Buddhism in this region. अदरवाइज इतना बड़ा स्टैचू कैसे बनेगा अफगानिस्तान में? तो वहाँ भी बुद्धिज्म फैला. अनफॉर्चुनेटली द फेनेटिक, आपका जो तालिबान था ना, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया बामियान बुद्धा स्टैचू. अभी जो आपका 2001 गया है ना, उसी में बेटा इस स्टैचू को तालिबान ने अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया है. Now pilgrims and travelers की अगर हम बात करें, so when trader transferred to the long routes and visited the many pilgrims, travelers accompanied them wanting to see the holy places related to the Buddhism. तो ये तो है ही, जब ट्रैवलर्स जाएंगे या तीर्थ यात्री जाएंगे तो उसके साथ साथ हमारे धार्मिक विचार जो हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर भी एक्सचेंज होते रहते हैं. वेल नोन बुद्धिस्ट पिलग्रिम अगर हम देखें चाइना में, इट वॉज फाइयान अबाउट 600 ईयर्स एगो, जिन्होंने बताया था इसके बारे में. 200 ईयर्स आफ्टर हिम अनदर बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हमारे आए थे, डैट वॉज ह्यून सैंग. तो चाइना से बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स आए जिन्होंने बुद्धिज़्म की नॉलेज को गेन किया, चाहे वो फाइयान हो, चाहे वो आपके ज़ुआनज़ैंग हो, चाहे वो आपके ह्यून सैंग हो. Then yet another to come was the I Kuang about half century later. These 3 visited Buddhist shrines, stupas and monastery and wrote about what they saw, observed, etc. So ये pilgrims आए इंडिया, इन्होंने बुद्धिज़्म की नॉलेज को गेन किया, ऑब्जर्व किया, और अपनी बुक्स में इन्होंने उसके बारे में डिटेल अकाउंट्स दिया. They have also described the places and monastery they visited. They carried back with them many manuscripts. अपने साथ वो लेके गए हैंड रिटन बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, ताकि वो जाके अपनी लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट कर सकें और चाइना के लोगों को भी बता सकें बुद्धा के बारे में. They also carried the silver, gold, sandalwood image of Buddha. अब ह्यून सांग की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ह्यून सांग तो अपने साथ 600 बुक्स ले गए थे, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन बुक्स, और कैसे? ऑन 20 हॉर्स बैक, 20 घोड़ों के ऊपर लाद कर लेके गए थे. ही लॉस्ट 50 ऑफ दीज मैन्यूस्क्रिप्ट वाइल क्रॉसिंग अक्रॉस द इंडस. 50 उनकी खो गई नदी क्रॉस करते वक्त. Back in China, he spent all his remaining year translating the Sanskrit manuscript into the Chinese language so that Chinese people can understand the knowledge of Buddhism. He has written that Buddhism was widespread in the Central Asia. उन्होंने अपने रिटन अकाउंट में ये भी बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कितने सारे हॉस्टल्स हैं उसमें, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आकर यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं. सो बिसाइड द बुद्धिस्ट, द जैन पिलग्रिम्स टू विजिटेड द नालंदा यूनिवर्सिटी. इवन टुडे दे विजिटेड द पावापुरी इन द नालंदा टू ऑफर प्रेयर एट द प्लेस वेयर महावीरा अटेन द कल्याण. आप ये देख रहे हो, आपको यहाँ पे पिक्चर में नालंदा यूनिवर्सिटी के रुइंस हैं बेटा. नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था. इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इतनी सारी किताबें इसमें थी कि इन्वेडर्स को लगता था कि भैया ये ज्ञान अगर वर्ल्ड में पहुंच गया तो इंडिया तो सबसे पावरफुल हो जाएगा. तो इन्वेडर्स ने इसे जला दिया. डिस्पाइट ऑफ दैट यू कैन सी द रुइंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी.
अब नालंदा को डिस्कस कर लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज द सेटअप इन 5th सेंचुरी BC, 0 से 5 सेंचुरी जो पहले था ना, तब इसे सेटअप किया गया था। इट इज़ क्लेम दैट लॉर्ड बुद्धा ऑफन विजिटेड, यहाँ पे बुद्धा विजिट करते थे, ऐसा कहा जाता है। अबाउट 10,000 स्टूडेंट्स एट दैट टाइम लिव हेयर टुगेदर। ह्यून सैंग विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी इन 7th सेंचुरी AD, 0 के बाद जो 7th सेंचुरी आई। He has written that it was well-known Buddhist monastery, आप कह सकते हो, with the scholarly teachers, devoted students और बहुत सारे workers यहाँ इकट्ठे काम करते थे, learning process में engaged थे। अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो बेसिकली बुद्धिस्ट उस पर डिपेंड करता था। द ऑफिशियल एट द मोनेस्ट्री एंड द यूनिवर्सिटी वर वेरी मेटिकुलस अबाउट दिस। The students and the scholar spend their time in long hours to discourse and discussion on religion, philosophy and other topics. बहुत ऐसी किताबें थीं हर फील्ड पे जिससे आपको ज्ञान मिल सकता था। The gatekeepers examined the students who wanted to take admissions and they had to answer certain questions before they could allowed to get admission. जैसे आज एडमिशन के लिए टेस्ट होता है ना, एंट्रेंस टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उस समय भी इंटरव्यू होता था। आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता था, जब आप दे पाते थे तभी आपको एडमिशन मिलता था। ओनली अ फ्यू कुड आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली, इसीलिए आसानी से नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना बहुत मुश्किल था। Now moving to the southern India, the southern part of Indian subcontinent has a long coastline in south. आप देखते हो साउथ इंडिया हमारा पूरा का पूरा नीचे देखो तो बहुत लंबी कोस्ट लाइन है साउथ में। इट्स लार्ज पार्ट हैज़ द प्लेट्यू हिल्स एंड द डिफरेंट रिलीफ फीचर्स। अब सदर्न इंडिया में अगर आप देखोगे बहुत सारी रिवर वैलीज भी आपको मिल जाएंगी, फर्टाइल रिवर प्लेन भी मिल जाएंगे, कावेरी रिवर जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। सो बहुत सारे रूलर्स को लगता था ये पार्ट भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि कावेरी रिवर का जो प्लेन था डैट वाज वेरी फर्टाइल, प्रोडक्टिव था। नाउ द संगम लिटरेचर जो हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने बताया था अबाउट द लाइफ एंड सोसाइटी ऑफ द सदर्न इंडिया, द वर्ड मूवेंद्र, आप देखो संगम लिटरेचर में ये वर्ड दिया हुआ है मूवेंद्र, इट हैज़ बीन यूज इन इट टू डिनोट 3 चीफ। मूवेंद्र उन्होंने बोला था, किसके लिए बोला था? पांड्यास, चेरास और चोलास के लिए बोला था। दे वर इन पावर इन साउथ इंडिया नियरली 2300 years ago and each of these dynasty had 2 centers of power, one in the interior एंड अदर ऑन द कोस्टल रीजन। मतलब इंटीरियर साउथ में जहाँ उनका है वो तो है ही, साथ में जो आपका ओशियन आता है, सी रूट आता है, उसको भी इन्होंने कॉन्क्वेर कर रखा था। सो 6 वाइटल सीट्स ऑफ पावर्स एग्जिस्टेड ऑफ विच मदुराई एंड पुहार वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। 6 इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन थे जिसमें से मदुराई और पुहार बहुत ज़्यादा फेमस थे एट दैट टाइम। मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्यास एंड पुहार वॉज द इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज ऑफ चोलास। तो ये आपको याद रखना है। द पांड्यास, द चेरास, द चोलास, दे वर वेरी एफिशिएंट रूलर्स। दे डिड नॉट इम्पोज हैवी एंड रेगुलर टैक्सेस ऑन द पीपल। ये एक अच्छी बात थी, लोग उनसे बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा टैक्स जो है लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं किया। They wanted gifts and goods from them. उन्होंने बोला लोगों को, मतलब एक रिलैक्सेशन था दिया हुआ था टैक्स के अंदर, कि आप टैक्स जो है वो कैश में भी दे सकते हो, काइंड में भी दे सकते हो, डिपेंड ऑन यू। भाई अगर आप मछली पकड़ने वाले हो, फिशरमैन हो, आपके पास फिश ज़्यादा है तो आप फिश के रूप में भी गिफ्ट दे सकते हो। आप गोल्ड स्मिथ हो, आप गोल्ड के रूप में भी दे सकते हो। सो कहने का मतलब है गिफ्ट और गुड्स में भी वो टैक्स को, कलेक्शन को अडॉप्ट करते थे, एक्सेप्ट करते थे। दे रेगुलरली सेट आउट मिलिट्री कैंपेन एंड रिटर्न विद लॉट्स ऑफ वेल्थ। तीनों की आदत थी, मिलिट्री कैंपेन करना, आगे की एरियाज़ को कॉन्क्वेयर करना, फिर वहाँ से जो मिल रहा है, जीत कर आ रहे हैं वो लेकर आना, अपनी ट्रेजरी को बढ़ाना। सो दिस वेल्थ वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पोएट्स, आर्टिस्ट, सोल्जर्स, फैमिली मेम्बर्स एंड अदर क्लोज अलाइज। तो ऐसा नहीं था जो वो अटैक करके जीत कर जो ला रहे हैं वेल्थ उसको अपने ही खजाने में छुपा के रख दें, नहीं, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे फॉर द डेवलपमेंट,
for the craft people and for the different allies also. So they lived a luxurious lifestyle and wore very expensive gold ornaments studded with the precious gems. ये तो देखने को मिला है. साउथ इंडिया के जो रूलर्स रहे हैं उनके तो कहते हैं ना गोल्ड और प्रीशियस स्टोन उनकी बॉडी पे भरे रहते थे. लग्जूरियस लाइफ जीते थे, उन्हें शौक था गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहनने का. क्लोथ्स जो वो पहनते थे, दे वर मेड ऑफ द फाइन सिल्क. Nearly 200 years after these three rulers, एक और डायनेस्टी जो है इंडियन हिस्ट्री में आई, इंडियन होराइजन में आई, that was the सातवाहनास, and they also known as the Lord of दक्षिण पथ. दक्षिण पथ मतलब सातवाहनास ने साउथ की तरफ ट्रैवल करना शुरू किया, साउथ को कॉन्क्वेयर करना शुरू किया. सो सातवाहना वर ऑल्सो कॉल्ड द आंध्रास. आंध्रास के नाम से अभी देखो आंध्र प्रदेश भी है. तो क्योंकि इन्होंने अपनी एरिया से दक्षिण की तरफ और ये जो आपका आंध्रास एरिया इसको कैप्चर करना शुरू किया था. सो दे अरोज इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी एंड ऑक्यूपाइड द टेरिटरी नाउ इन द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. ये एरिया जो है सातवाहनास के कंट्रोल में थी. सातवाहना डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द सिमुका. सिमुका रूलर थे, उन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था. मोस्ट पावरफुल किंग अगर आप देखोगे सातवाहनास के तो वो थे गौतमी पुत्रा सतकर्णी. गौतमी पुत्रा बेटा आपको पता होना चाहिए, वो ना अपने मैटरनली लीनेज को लेके चलते थे. जैसे हम लोग पापा के नाम को आगे लगाते हैं ना, या कास्ट को, वो मम्मी के नाम को लगाते थे. सो गौतमी पुत्र, गौतमी उनकी माँ का नाम हो गया, पुत्र बेटा. सो गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो नाम सतकर्णी है. ही रूल्ड फ्रॉम 106 to 130 BC. Even he overpowered the Shakas, the Greeks, the Pratihanas. मतलब इन्होंने इन सबको हरा दिया. As a good Hindu ruler, he had a secular attitude also. वो हिंदू तो थे लेकिन उन्होंने सभी धर्मों को एगैलिटेरियन सोसाइटी के रूप में बांध रखा था. सभी धर्म की वो मतलब इज्जत करते थे, टॉलरेंट थे. During his reign, the Jains, the Buddhists were free to propagate their religion. Another powerful and popular Satvahana ruler was the Yajnashri Satkarni. But with his death, the Satvahana dynasty declined. क्योंकि इसके बाद कोई अच्छा सातवाहना रूलर आगे आया ही नहीं. सो सातवाहनास पेड अटेंशन टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. रोड हो गया, इंस हो गई, फैसिलिटीज़ दी उन्होंने बहुत सारे लोगों को. इंस तो स्पेशली देखो जो लोग ट्रैवल करते थे, इन मतलब सराय, जैसे आज भी होते हैं ना आपके रेस्टोरेंट, होटल, रेस्ट हाउसेस होते हैं, उस समय इंस बनाई जाती थी. तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ थी फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. बहुत सारे टाउन्स एंड सिटीज़ दे हैव डेवलप्ड एंड इन द Krishna and Godavari Valley. Then they had trade relation with Burma, Malaya through their sea route also. The ruler also contracted many viharas and monasteries for the monks. They also built several chaityas. Chaityas क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े halls होते हैं monks के लिए, जहाँ पे वो प्रेयर करते हैं. तो ये भी इन्होंने बनाए हैं with the help from merchants. One other popular chaityas is the, you can see in the figure, कराली चैत्या. ये आप देख रहे हो, काले चैत्या एट द लोनावाला. ये बहुत बड़ा अच्छा, और इसमें ना बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं इकट्ठे होकर पूजा कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं. तो ये भी सातवाहनास ने बनाया है. द रेलिंग्स एंड द गेटवे विद द इंट्रिकेट कार्विंग सराउंडिंग द अमरावती सांची स्तूपा. ये सारे फेमस स्तूपास हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची आपकी बेटा. ये सातवाहनास ने कंस्ट्रक्ट कराई थी. दे हैड ऑल्सो अंडरटेकन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमरावती एंड नागार्जुनकोंडा स्तूपास. इसको भी उन्होंने आगे बढ़ाया था. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं सातवाहनास ने भी आर्किटेक्ट पे बहुत काम किया है. नाउ द हिंदू वे ऑफ भक्ति की बात करें, सो वाइल द वैदिक फेथ ऑफ हिंदुइज्म वॉज अंडर प्रेशर मेनी ओइंग टू द कास्ट बेस्ड डिवीजन. अब बुद्धिज़्म फैल क्यों रहा था? क्योंकि ऐसा हो रहा था कि हिंदुइज्म में कास्टिज्म जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा था.
वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहा था और कास्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इसी वजह से बुद्धिज़्म को रास्ता मिल गया। दिस वॉज हाउ द कंसेप्ट ऑफ भक्ति टुक रूट ऑल्सो, और भक्ति को भी रास्ता मिल गया क्योंकि हिंदुइज्म में क्या हुआ, हायरार्की आ गई। कुछ लोगों की वजह से ये जो हायरार्की थी वर्ण सिस्टम में स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन रिजिड होता गया, उसकी वजह से लोग थोड़ा सा उससे दूर होते गए। तो एक तरफ बुद्धिज़्म आया जो लोग उसे फॉलो करते रहे, दूसरी तरफ भक्ति सिस्टम आया जहाँ पे चाहे किसी भी कास्ट के लोग हैं डिवोटेड होके गा के भजन कीर्तन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो लोग भक्ति सेंट्स की तरफ जो है मूव करने लग गए। इन इट एनी पर्सन हाई और लो, मैंने आपको बताया, कुड वर्शिप द गॉड। इट डिड नॉट नीड एनी इलेबोरेट रिचुअल, कोई बड़ा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। भगवान को आप नाम जप कर भजन गा के कीर्तन करके भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए लोग भक्ति मूवमेंट की तरफ अट्रैक्ट होते गए। Now this idea was borrowed from the Bhagavad Gita, which is a part of great Hindu epic the Mahabharata। क्योंकि भागवत गीता में लिखा हुआ है कि आपको कोई बड़े बड़े यज्ञ या बड़े बड़े आपको ट्रेडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं और कर्म करते हुए आप भगवान का नाम लेते हैं तो यू विल अटेन द मोक्ष। तो भागवत गीता से ये भक्ति मूवमेंट जो है स्प्रेड हुआ। भक्ति मीन्स टू चैंट, नाम जपो, भगवान का नाम लो, भक्ति करो। टू शेयर, दूसरों के साथ शेयर करो नॉलेज को। And in it a person chants the name of God or deity. This path was described to bring moksha or the salvation. आप जिसको भी, जिस इष्ट को मानते हो उनका नाम जपते रहो, महादेव, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा जपते रहो और कर्म करते रहो, गलत काम मत करो। तो भगवान ने ये सारी शिक्षाएं, जैसे कहते हैं ना भागवत में दी हुई हैं गीता में, वो भक्ति मूवमेंट से स्प्रेड होती गई। बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस जो लोग वर्शिप करते थे, अब क्या था कि उनके साथ उनका नाम लेने लग गए, यानी कि उनकी नाम जब से पूजा करने लगे रादर देन के बड़े बड़े यज्ञ ही कराए जाएं। अब इस समय जो इम्पोर्टेंट डाइटीज आई, दैट वाज शिवाज, विष्णु एंड दुर्गा। कॉमन पीपल, रिच और पुअर, हाई और लो, could be devoted to any of the deities which you loved, which you want to attain the knowledge. And in the Bhagavad Gita, Lord Krishna guides the Arjuna during the battle of Mahabharata, and he says that by carrying out his duties and by surrendering to God, he could set his soul free from all evils and guilt. ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी थी महाभारत के युद्ध में, और बोला था उन्होंने, सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना अच्छा श्लोक, इतनी अच्छी वाणी कृष्ण ने बोली कि सभी चीज़ों को त्याग कर सिर्फ मेरी शरण में आओ अर्जुन। तुम्हें क्या करना है? सिर्फ नाम लेना है और अच्छे कर्म करने हैं, गलत रास्ते पे मत जाओ। अगर तुम अच्छे काम कर रहे हो तो ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। बहुत अच्छा ये शिक्षा दी थी महाभारत में और यही फैलती गई भागवत गीता में। दिस आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम वेरी पॉपुलर इन द ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड नाउ द टेम्पल स्टार्टेड टू बिल्ड फॉर द डाइटीज इन विच देयर आइडल्स वर इंस्टॉल्ड। द भक्ति लेड टू द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। सो बेटा इस तरीके से भक्ति मूवमेंट जो है धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करता गया और लोगों को लगा कि अब हमारे आइडल्स के लिए, हमारे श्राइन्स के लिए टेम्पल्स चाहिए, बड़े बड़े हॉल चाहिए जहाँ पे हम बैठ कर डिस्कशन कर सकें, संकीर्तन और भजन कर सकें। तो इस तरीके से बड़े बड़े हॉल टेम्पल्स में बनने स्टार्ट हो गए और भक्ति जो था वो प्रोग्रेस करता गया इन आर्ट एंड क्राफ्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट। क्विकली रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक। Number 1, we have discussed in this chapter about the long distance travel by the traders, craftsmen, king and pilgrims. Then we have discussed about the Sangam literature, जो कि साउथ में बड़े फेमस लिटरेचर हैं. Many Indians set up their colonies in South East Asia also, क्योंकि आप साउथ ईस्ट एशिया विजिट करोगे आपको लगेगा पूरा हिंदुइज्म है. Java, Sumatra we have discussed. Then Silk Route was used by pilgrims, merchants and rulers.
देन डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, इंडो ग्रीक, शाकास, कुशानाथ, इनको रास्ता मिल गया अपने किंगडम्स बनाने का। इसमें जो फेमस हुए थे डैट वाज द कुशानाथ, बहुत बड़ा एम्पायर कुशाना ने खड़ा किया था। देन बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 18 सेक्ट, लेकिन कनिष्क ने 4th जो अपना रखाया, उसके बाद जो है ये 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान में। देन पिलग्रिम विजिटेड टू द डिफरेंट प्लेसेस, स्पेशली द चाइनीज पिलग्रिम्स टुक अवे many manuscript to the China from India. Then the important kings in South India were Pandyas, Cheras and Cholas. और सातवाहनास इनके बाद पावर में उभर कर आए। एंड सातवाहनास के बाद वी हैव डिस्कस अबाउट द भक्ति एंड डिवोशन movement that reveal to the bhakti and naam jap of the different deities. So I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.